वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि लास्ट लेक्चर जो जूम पे था काफ़ी बच्चों का बाद में मैसेज आ गया कि ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम ज्वाइन नहीं कर पाए, कईयों का बीच में छूट गया लेक्चर, तो उसका वीडियो भी डालना पड़ा बाद में यूट्यूब पे। तो आज मैं बेटर के सीधा ही रिकॉर्ड कर दें ताकि आपके पास क्वालिटी वीडियो आए। जो जूम की जो क्वालिटी ऑफ वीडियो उतना अच्छा नहीं होता, साउंड का काफ़ी इशू रहता है, आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं आती। चलिए, उसमें फिर जो बच्चों के साथ डिस्कशन होता है वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो आज सीधा मेन टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, लेक्चर 1 आवर का रहेगा, लेकिन आपने लेक्चर के बाद 6:30 पे आपकी क्लास ख़त्म होगी। ये वाली 1 लेक्चर 1 आवर 6:30 पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल आपको भेज दिए गए हैं जूम पे। फिर जो इसके डाउट्स हैं मैं सभी स्क्रीन्स का फोटो साथ साथ में खींचूंगा, वो फिर डाउट्स आपके साथ साथ में इमीडिएटली आफ्टर द क्लास डिस्कस होंगे। तो 6:30 आपने लॉगिन भी करना है। चलिए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें हमने टोटल 4 टॉपिक करने हैं। तो यानी सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अगर मुझे एक मास को सर्कल में घुमाना है तो सर्कल में घुमाने के लिए हमें एक थ्रेड भी चाहिए साथ में, क्योंकि थ्रेड के थ्रू हम सप्लाई करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना सर्कुलर मोशन होता ही नहीं, आपको पता है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट। तो हमने पहला केस करना है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट मतलब जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और आप एक कर्व पे पहुंचते हैं, मोड़ पे मुड़ते हैं, जब उस टाइम साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आ रहा है, पहले वीडियो देख लीजिए। चलिए, वीडियो देख लिया आपने। अब साइकिलिस्ट जो है वो बेंड करके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को डेवलप करता है। नो डाउट फ्रिक्शन तो चाहिए उसके लिए। तो साइकिलिस्ट अपने आप को बेंड करके नेसेसरी जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करता है। इसको तो घुमाना है, हमने धागा बांध लिया। अब ये थोड़ा कि साइकिल को भी रस्सी बांधेंगे तो साइकिल चलेगा, तो फिर रस्सी से मोड़ेंगे उसको, तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। फॉर्मूला दोबारा से फिर रिमाइंड करा देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन था mv²/r। मैंने तो यही यूज करना है। वैसे 2 फॉर्मूले थे, एक और फॉर्मूला था mr⍵², ये भी यूज होता है, पर आज वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो mv²/r से डिस्कस होंगे। तो साइकिल का एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करना आपने। लेट अस से ये अपना टर्न है, कर्व रोड पे, ये रोड है आपका, इस पे एक साइकिल आ रहा है। साइकिल आप थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने बनाया। इसके बाद इसका क्लैंप जिसमें व्हील फंसा होता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में तो चिमटा ही बोलते हैं। ये हो गया साइकिल का टायर, और ये टायर के ग्रूव्स हो गए, यानी कि ट्रेड्स हो गए। चलिए, तो व्हील को हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ था। तो इस टाइम जो फोर्सेस ग्राउंड पे लग रही हैं ड्यू टू द साइक्लिस्ट, फोर्सेस ऑन ग्राउंड, देखो साइकिल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा साइकिल नहीं चाहता कि मैं मुड़ जाऊं इधर को, साइकिल चाहता मैं सीधा ही जाऊं। तो आप इसको मोड़ रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, जिसको आपने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स बेटा बाहर की ओर।
दूसरा फोर्स लगेगा इसका वेट साइकिल का, जो कि होगा नीचे की ओर। दोनों फोर्स समझ आ गया आपको? सर्कल ऐसे होना है ना बेटा, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, इधर को, और जो वेट है साइकिल का वो होगा नीचे की ओर। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, जो कि एक रेक्टेंगल होगा अभी तो उसका डायगोनल यानी कि रिजल्टेंट इधर को आएगा। बिल्कुल सही है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया, तो जो नेट फोर्स है वो इधर को आएगी। तो ये हुआ फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द ग्राउंड, एक्शन इधर को है, और सिंगल फोर्स तो होती नहीं, मैंने बताया हमेशा आपको, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन भी आएगा। तो आपने रिएक्शन का डायरेक्शन, जो हमें फोर्स मिलेगी फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रोड, उसका डायरेक्शन बेटा आपने इधर को ड्रॉ करना है। ये है रिएक्शन, और इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ बेंडिंग, कि साइकिलिस्ट कितने एंगल से बेंड हुआ। वैसे तो साइकिल जो है ना वो यूं आना चाहिए था आपकी तरफ को ऐसे, बट ऐसे नहीं आता, थोड़ा सा यूं आता है। कितने एंगल से बेंड हो गया, उसको मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ बेंडिंग यानी कि थीटा। टॉपिक का नाम भी यही है, लिख दीजिए बेटा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी डेरिवेशन भी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये हो गया बेटा रिएक्शन। अब इस रिएक्शन ने बेटा दो चीजों को संभालना है। पहला, इसके मैं दो कंपोनेंट्स कर रहा हूं। आपको याद होगा जिधर एंगल होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट, वेरी गुड, कॉस थीटा से आता है, तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को लिखेंगे आर साइन थीटा। तो बहुत सिंपल सी दो इक्वेशंस हैं, उससे हमारा आंसर निकल आएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो ना तो बेटा आगे को तो आ रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना इधर को आ रहा है, ना इधर को आ रहा है, तो उस केस में आपको फोर्सेस का इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। तो नीचे को फोर्स थी बेटा mg, वेट, तो साइकिल गिरता तो है नहीं। वैसे मैं इस मोबाइल को ऐसे रख दूं टेढ़ा साइकिल की तरह, तो इसको छोड़ूंगा तो ये गिर जाता है, बट साइकिल नहीं गिर रहा है, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स हमें मिल रही है, वो है आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा जो है उसने बैलेंस करना है वेट ऑफ द साइकिल को। आर कॉस थीटा इक्वल टू वेट, mg लिख देते हैं इसको। और जो आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा क्या रोल प्ले कर रहा है अभी? अगर आर साइन थीटा नहीं होता तो साइकिल बिल्कुल सीधा आता आपकी तरफ। आर साइन थीटा जो है वो साइकिल को इधर को मोड़ता है, यानी कि ऐसे जाने की बजाय साइकिल इधर को आता है बेटा, समझ गए? तो आर साइन थीटा ने प्रोवाइड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए। तो हम लिखेंगे दूसरा फोर्स आर साइन थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा mv²/r। बस ये दो इक्वेशंस बेटा अगर आपको समझ आ गई तो आंसर भी आ गया। हमें इसमें निकालना है कि कितने एंगल से साइक्लिस्ट को बेंड होना पड़ेगा। तो आर तो मुझे चाहिए नहीं आंसर में, मुझे तो एंगल चाहिए। साइकिल का मास पता होगा, रेडियस कितने में घूम रहा है, यानी जो कर्व है वो कितने रेडियस का, वो भी पता होगा, और मास वैसे मैटर नहीं करेगी क्योंकि कैंसिल हो जानी है, और कितनी स्पीड से साइकिलिस्ट ने मुड़ना है। जब बेटा तेज आते हैं, आपने देखे होंगे वो जो फॉर्मूला 1 वाले रेसिंग ट्रैक है, जब वहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट चलता है तो मोटरसाइकिल आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाता है। उसके पीछे है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है। तो हमें निकालना है कि कितने एंगल से साइकिलिस्ट बेंड होगा। तो बस आपने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर निकल आएगा, आर आर हो जाएगा कैंसर, साइन बाय कॉस आप जानते हैं क्या होता है, tan थीटा, वेरी नाइस। मास से मास भी कैंसर, तो v² बाय r, और ये g भी जाएगा डिनोमिनेटर में,
और ये फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ बेंडिंग के लिए, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइकिल पे जो बंदा है वो पतले वाला बैठा है या बच्चा चला रहा है उसको या मोटा बंदा चला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास तो कैंसिल हो गया। तो साइकिलिस्ट को कितने एंगल से बेंड होना है वो सिर्फ डिपेंड करेगा स्पीड कितनी है और जो कर्व है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है उसका रेडियस क्या है। यही फॉर्मूला, मेरा ख्याल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा बताऊं एक बार, दोबारा देखो। साइकिलिस्ट अगर तो जा रहा है बेटा सीधा, फिर तो एक ही फोर्स है वेट नीचे को और उसको जो ग्राउंड का रिएक्शन है बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर साइकिलिस्ट को मुड़ना है तो मुड़ने में यूज होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। साइकिल नहीं चाहता कि मैं ऐसे आ जाऊं, साइकिल बाहर को जाना चाहता है सीधे, आप मोड़ के उसको यहां ले आए, साइकिल जाता है मैं यहां होना चाहिए था, तो एक बाहर को फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। वेट को और सेंट्रीफ्यूगल को अगर आप ऐड कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। रिजल्टेंट इधर को आएगा, इतना हुआ ग्राउंड पे एक्शन और उतना ही ग्राउंड से मिलेगा रिएक्शन। रिएक्शन के आपने दो कंपोनेंट्स कर देने हैं, थीटा है एंगल ऑफ बेंडिंग, तो जिधर थीटा बना उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा ने वेट को बैलेंस करना है, देखो साइकिल गिरना तो नहीं चाहिए, सिर्फ मुड़ना चाहिए बस, है ना। मुड़ने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी वो आर साइन थीटा से आ गई एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन साइकिल गिरना नहीं चाहिए तो जो चीज गिराती है इसको नीचे, ग्रेविटी वेट, उसको बेटा एक फोर्स ने बैलेंस करना है ताकि गिरे ना। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को करिए डिवाइड और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद ये वाली जब जूम पे आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है। यही फॉर्मूला तब भी यूज करना है अगर आपको बताना हो कि एक एरोप्लेन, इसको एरोप्लेन बना लेते हैं अभी हम, ये एरोप्लेन हो गया बेटा, राइट, ऐसे, ठीक है, एरोप्लेन ऐसे ही होता है। तो एरोप्लेन भी जब मुड़ता है आपने देखा होगा, एरोप्लेन भी तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ऐसे, एम आई राइट। साइकिलिस्ट भी बेंड होता है इधर को, एरोप्लेन भी थोड़ा सा इधर को बेंड होके टर्न लेता है। तो सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा। एरोप्लेन जैसे साइकिल आपकी तरफ को आ रहा था, एरोप्लेन जब आपकी तरफ को आएगा, ये इंजन्स हैं एरोप्लेन के, प्लेन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये दूसरा इंजन हो गया, ये विंग्स हो गए, आगे से ऐसा दिखेगा, ये पायलट का कैबिन हो गया और ये पीछे हो गई इसकी टेल। समझ गए होंगे। प्लेन आपकी तरफ को आ रहा है बेटा, तो प्लेन पे ना एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जैसे ये विंग्स है ना प्लेन के, तो विंग्स पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है। वो फोर्स क्यों लगता है वो हम पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक आएगा बर्नौलीज थ्योरम। तो जैसा ये फोर्स था ना आर, ऐसा ही फोर्स बेटा यहां पे भी आएगा एफ। अगर ये प्लेन एंगल थीटा से घूमा तो ये जो फोर्स आप ऊपर को लग रही थी बेटा वो भी थीटा एंगल से घूम जाएगी। तो यहां भी आपको सेम फॉर्मूले, इधर फिर एफ कॉस थीटा, बस आर और एफ को इंटरचेंज कर दो और इधर को एफ साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। तो सेम इक्वेशन फिर से लिखो, सेम आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ये साइकिलिस्ट वाले केस में भी लगेगा और यही फॉर्मूला एरोप्लेन वाले केस में भी लगेगा। चलो एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड पार्ट आज का, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड कर्व। है वही रोड, सर्कुलर है नो डाउट, पहले की तरह साइकिल की तरह सर्कुलर है, लेकिन अभी रोड लेवल्ड है। लेवल्ड मतलब जैसे चंडीगढ़ में राउंड अबाउट होते हैं, चंडीगढ़ का राउंड अबाउट, रोड का लेवल यहां पे और यहां पे एक सा है, रोड लेवल्ड है, सीधा है यानी, तो इसको बोलते हैं लेवल्ड कर्व। तो यहां पे अगर एक कार को सर्कल में चलना है एक राउंड अबाउट के ऊपर, तो ऐसा करता हूं मैं, कार भी यहां पे ड्रॉ कर देता हूं,
तो ये कार के टायर्स हो गए, ये कार का बम्पर हो गया, नंबर प्लेट हो गई, रास्ता बना देंगे आप भी। ये कार का इंजन वाला पार्ट हो गया, ये लाइट हो गई, और ये आपका हो गया बोनट, और यहाँ पे कार की अपर बॉडी, और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील। ऐसा बना पाएंगे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये मैं राउंड अबाउट हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि पेपर में आप ऐसा नहीं बनाएंगे। पेपर में आप बनाएंगे कि कार जो है वो एक लेवल्ड कर्व पे आ रही है। हाँ, कर्व आप बना देंगे, कर्व आप ऐसे बना दीजिए, ये कर्व हो गया, ये रोड का डिवाइडर हो गया, कार हमारी तरफ को आ रही है। तो कार पे भी लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कार को बाहर की तरफ पुश करता है। पता है आपको भी, जब पापा कार चला रहे होते हैं, मम्मा इधर बैठे होते हैं, तो पापा अगर कार इधर को मोड़ेंगे ऐसे, तो बेटा मम्मा थोड़े इधर को नहीं आ जाते? नहीं, इसलिए नहीं आते कि मम्मा के वो हस्बैंड है, वो नहीं है, वो आते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कार अगर इधर को मोड़ेंगे तो मम्मा पापा से दूर चले जाते हैं, कार अगर इधर को मोड़ेंगे तो ये पर्सन आपके पास आता है। देखा होगा आप सभी ने, ये तो रेगुलर एक्सपीरियंस है। चलिए, तो कार जो है वो बाहर को एक पुश एक्सपीरियंस करती है, बाहर जाना चाहती है जब सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन जो कार के टायर्स हैं, कार के टायर्स आगे को तो रोल करते हुए आएंगे, बट साइड को जो पुश फील होगा इधर को क्या करेंगे? इधर को क्या करेंगे बेटा? रोल करेंगे कि स्लाइड करेंगे? इधर को स्लाइड करेंगे। लेकिन स्लाइड होते तो नहीं है ना। अगर बेटा कार के टायर ऐसे आ रहे थे, कार इधर को चलेगी, फिर तो वो स्किड हो गई। स्किड नहीं करानी हमने। तो ये कार बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टायर्स स्लाइड नहीं हुए। फ्रिक्शन स्लाइडिंग है, लेकिन जब तक मोशन शुरू नहीं होता तब तक उसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कार जाना चाहती है बाहर को, जा नहीं रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, अंदर की तरफ को। कार ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को जाना चाहती है, बट फ्रिक्शन उसको नहीं जाने देती। फ्रिक्शन नहीं जाने देती तो फ्रिक्शन लगेगी अंदर की तरफ को। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। हम निकालने जा रहे हैं कि कार इस टर्न पे, जिसका रेडियस है r, यहां पे कितनी स्पीड से इस कर्व को, टर्न को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो हमें निकालनी मैक्सिमम स्पीड। तो आप जानते हैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, वो mv²/r बढ़ता जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट और ज्यादा होता जाएगा। हमें निकालनी है कार की मैक्सिमम स्पीड। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू यूज करते हैं कि कितना हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसको हम क्या लिखते थे बेटा? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बहुत अच्छे बेटा, म्यू एस इंटू एन। इससे ज्यादा फोर्स नहीं मिलनी बेटा हमें अंदर को, इससे ज्यादा फोर्स नहीं मिलनी एज फ्रिक्शन। और आप जानते हैं बेटा सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से ही आ रहा है। चलिए फर्दर मैंने आपको एक और चीज बताई हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेवल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ये सरफेस जो है ये इधर उधर ऊपर नीचे एक्सीलरेट नहीं हो रहा, जैसे लिफ्ट का सरफेस था ना, लिफ्ट में तो सर जो उसका लिफ्ट का फ्लोर है वो ऊपर को एक्सीलरेट हो रहा था, ऊपर को एक्सीलरेट नहीं हो रहा, रोड अपनी जगह पे खड़ा है। उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एग्जैक्टली वेट के इक्वल आ जाती है। तो आप नॉर्मल रिएक्शन को इक्वल टू वेट ऑफ कार लिख दो, चलेगा बेटा। कार का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन भी mg। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अगर मैं डाल दूं यहां पे, तो हमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलने वाली है स्टैटिक, जिसको हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम दिया था, वो म्यू एस mg से ज्यादा नहीं मिलेगी। और इसी ने हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी देना है, तो बस इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दीजिए,
कार की मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। तो व्हेन v इक्वल टू v मैक्सिमम, जब कार की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी कि कितनी स्पीड से कार को चला सकते हैं उस रोड पे, उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। दोनों को इक्वेट करो बेटा, आंसर निकल आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, बट हमने वेलोसिटी को मैक्सिमम कर लिया क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और इधर फ्रिक्शन को भी हमने मैक्सिमम कर लिया जो कि μs इंटू mg होगा। मास से मास कैंसल, r को लेके आओ राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पे v का स्क्वायर था, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है वो फिर μs इंटू r इंटू g स्क्वायर रूट होगी। स्क्वायर था ना, रूट ले लो बेटा। सो वेरी सिंपल बेटा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कार को मुड़ने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो साइकिल वाले ने थोड़ा सा यूं कर लिया था ना अपने आप को, कार थोड़ी कर देंगे कि आपके पापा कार ऐसे चला रहे थे और रास्ते में पापा ने कार ऐसे कर दी। बेटा ऐसे कर दी फिर तो ऐसे भी हो सकती है। कोई क्यों पता चलाता है बेटा, नो डाउट, देखा होगा आपने टीवी पे ना, कोई क्यों चला भी लेता है, बट वो तो स्टंटमैन होते हैं बेटा, पापा हमारे स्टंटमैन थोड़ी है। तो हमें कार को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है वो फ्रिक्शन से आएगी। तभी तो मेरा टायर जो है वो रबर के बनाए हैं, तभी तो रोड जो है वो बिटुमिन लुक से बनाया है, ग्रेवल डाला उसके अंदर ताकि फ्रिक्शन अच्छा मिले। फ्रिक्शन अच्छा होगा बेटा तभी कार कम रेडियस में घूम पाएगी, है ना। म्यू का वैल्यू बड़ा होगा तो आर का वैल्यू थोड़ा कम भी किया जा सकता है। प्रोडक्ट है ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट मुझे इतना लेके आना है, तो अगर एक चीज़ मैंने बड़ी कर ली दूसरी चीज़ छोटी की जा सकती है, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो फ्रिक्शन को हम बढ़ाते हैं ताकि टर्न को ज़्यादा स्पीड पे हम एग्जीक्यूट कर लें। तो वेरी सिंपल, रोड अगर लेवल है तो जितना वेट उतना रिएक्शन, रिएक्शन को हमने μs से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कार को जो फोर्स मिलना है बेटा सेंट्रीपिटल वो फ्रिक्शनल फोर्स से मिलना है, और उसकी फ्रिक्शन की जो नेचर है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे को टायर रोल करेंगे, साइड को बेटा इधर को या इधर को स्लाइड करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो μs mg होती है। तो हमने बेटा μs mg जो है वो यूज कर लेना पूरा का पूरा, तो हम कितनी स्पीड से घूम सकते हैं। तो उस टाइम बेटा इसको इक्वेट कर दीजिए विद सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी। क्वेश्चन कोई छोटा मोटा एक आधा आ सकता है। इसका जो दूसरा फॉर्मेशन है, देखो साइकिल को तो हमने बेटा चलाते चलाते यूं कर दिया था, कार को नहीं कर सकते, बट एक काम कर सकते हैं, हम थोड़ा रोड को उठा सकते हैं, है ना। कार तो ऐसे नहीं उठेगी, हम एक काम कर सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अगले टॉपिक का बैकग्राउंड। अगला टॉपिक है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन आ लेवल, हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा। नोट कर लिया आपने ना, नोट कर लो पहले पॉज करके। अगला जो टॉपिक है उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक्ड रोड, लेवल कर्व नहीं है इस बार, यहाँ पे है बैंक्ड कर्व। बैंक का बेटा, बैंक का मतलब है कि रोड का जो आउटर साइड है, ये वाला साइड, ये थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना है। अगर मैं रोड को कट मार दूं ना यहां से ऐसे, तो रोड हमारा लेवल्ड नहीं है, इस तरह का है। रोड का आउटर साइड थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर दिया, उससे हमारी कार जो है वो थोड़ी सी यूं हो जाएगी। एग्रीड ना, ये कार की लाइटें हो गई। तो कार को तो नहीं उठा सकते नो डाउट, बट हम रोड को तो बाहर से उठा सकते थोड़ा सा ना, उसको बोलते हैं बैंक्ड कर्व। तो ये अपनी थर्ड डेरिवेशन है आज की। डायग्राम में कंटिन्यू कर देता हूं साथ में। इक्वेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन आंसर इससे बड़ा आएगा। उस कर्व पे कार जो है वो ज्यादा स्पीड से जा सकेगी। ये था लेवल्ड कर्व वाला, मैं अभी आपको कंपैरिजन भी बता दूंगा, इसलिए लास्ट वाला पार्ट अभी छोड़ रहा हूं। हाँ, इसका डायग्राम बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है बेटा।
और आज की क्लास पूरी करने के बाद आज रात को 9 o'clock से पहले पहले आपने मुझे ये जो डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपने मुझे 5 बार फिर से ड्रॉ करके व्हाट्सएप करना है, क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। जो थर्ड एप्लीकेशन है ना, इसको मैं लगा रहा हूं 5 स्टार। क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं आएगा, क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 5 का नहीं आएगा। बट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपके जो बुकलेट्स दिए हैं ना आपको, उसके पीछे क्वेश्चन पेपर लगे हुए वेरी स्कूल्स के, देख लेना, उसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक कर्व। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा। चलो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो पहले तो एक बार। एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ड्रॉ करना पहले तो। बन गया। ये रोड का आउटर साइड है, ये रोड का इनर साइड है। आउटर साइड इनर साइड। वीडियो आप देख चुके हैं ना, बैंक रोड का वीडियो देख लिया आपने, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका वो डिवाइडर, रोड ऐसे आ रहा है और ये मैंने रोड को यहां से कट मार दिया ताकि आपको दिख पाए कि रोड का शेप क्या है। पेपर में वैसे ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को लिखेंगे थीटा, और थीटा यहां पे है एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। आगे चला जाए। अब आपने कार ड्रॉ करनी है, जैसे पहले बनाई थी उस तरह ही बनाएंगे। ये नंबर प्लेट हो गई, बम्पर हो गया कार का, लाइट्स हो गई, इंजन हो गया, ये बोनट हो गया। ऐसे बना लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बन गई सभी की, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ी सी मैं अपनी बेटर कर देता हूँ जरा। पेंसिल से ड्रॉ करना बेटा डायग्राम हमेशा ना। पेंसिल से ये है कि रब किया जा सकता है, पेन से जो बन गया तो फिर काटना ही पड़ता है। पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से थोड़ा उसको ठीक करना आसान होता है, ठीक है। चलिए अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं फोर्सेस। बेटा एक फोर्स तो लगेगी वेट नीचे को, है ना, जानते हैं आप, mg। और ये मैं बड़ी बार कर चुका हूं, पहले भी बताया बेटा, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितना एंगल बनेगा यहाँ पे सेम एंगल बनता है यहाँ पे, याद होगा सभी को, बहुत अच्छे। चलिए अब हमें ना फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस को, ये एंगल अगर थीटा है, डू यू एग्री ये एंगल भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वेरी सिंपल। चलिए अब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पहले अपनी कार यूं आ रही थी तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ड्रॉ किया। अब क्योंकि प्लेन ही हमारा ऐसे हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को आएगी बेटा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को इधर को ड्रॉ करूंगा बेटा, एन। हाँ जी, mg cos थीटा नहीं आएगा बेटा इस पर, mg cos थीटा नहीं आएगा। mg cos थीटा तब आएगा अगर इसके ऊपर, ऐसे मैंने रखा इसको ना इसके ऊपर, इस केस में mg cos थीटा है ये, नो डाउट। लेकिन कार हमारी इधर को आ रही है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी है, फ्रिक्शन भी है, तो और भी कई फोर्सेस हैं बेटा। इस बार इसको mg cos थीटा मत लिखना। अगर कोई चीज रुकी हुई है इंक्लाइन पे तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होता है, कोई शक नहीं उसमें। लेकिन इस पर मोशन है, कुछ और फोर्सेस भी लग रही हैं, तो उनको भी अकाउंट फॉर करना होगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन को आप सिंपली एन लिख लो बस। चलिए कार का रेडियस पहले की तरह r है, कार को रेडियस r में घूमना है, ठीक। चलिए अब एक चीज और रहेगी, फ्रिक्शन ड्रॉ की थी ना हमने पहले, जब कार लेवल कर्व पे थी तो फ्रिक्शन ड्रॉ किया ना। तो कार जब घूमेगी ऐसे, सर्कल ऐसे बनेगा ना बेटा, यूं आ रही है आपकी तरफ को, यहां से ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, अगर पूरा सर्कल बना दिया जाए।
तो कार को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचेगी बाहर को, बट रोड के अंदर थोड़ी घुस जाएगी। सोचने की बात है, बाहर को कार कैसे जा सकती है? बाहर को जा सकती है थोड़ी सी ऊपर को जा सकती है बेटा, ऐसे रोड को फाड़ के थोड़ी निकल जाएगी, राइट। तो कार शिफ्ट हो सकती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ। तो कार के जो टायर्स हैं जो कि आपकी तरफ को आ रहे थे ऐसे घूमते हुए, वो इधर को जाने की कोशिश करेंगे और फिर से जाती तो नहीं है कार बाहर को, तो उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन। कौन सी वाली फ्रिक्शन? चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें फिर निकालनी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, तो मैं फ्रिक्शन का भी पहले ही हाईएस्ट वैल्यू लिख देता हूं। कार को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वैसे तो इधर को खींचती है, बट इधर रोड है ना बेटा, यहां अंदर थोड़ी घुस जाएगी, तो कार जाना चाहेगी ऐसे आउट ऑफ द रोड। तो कार ऊपर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटा यहां पे, नो डाउट। पर मैं उसको यहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो ज्यादा वेक्टर्स हो जाएंगे, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सेंटर भी ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है कांटेक्ट पे, तो मैं एक वेक्टर को यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका वैल्यू फिर वही पुराना म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये याद रखना है, पिछला रिजल्ट था, अभी का रिजल्ट नहीं है। इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ। ये पिछला रिजल्ट है बेटा, अभी का रिजल्ट नहीं है, अभी कुछ और रिजल्ट आएगा। ये मैंने छोड़ा हुआ है, ये लेवल्ड कर्व वाला रिजल्ट था, इसको मैंने छोड़ा हुआ कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको बता सकूं कि बैंकिंग करने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, वेक्टर यहां तक क्लियर हो गए। 3 ड्रॉ किए हमने, वेट एम जी नीचे को डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, नॉर्मल रिएक्शन इधर को ड्रॉ कर दिया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो इधर को ड्रॉ कर दिया। फिर से वही करना है, कार ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो ये वाले सारे वेक्टर्स वर्टिकल वाले कैंसिल होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स नहीं, क्योंकि कार को ना सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो इधर को कुछ वेक्टर्स आएंगे, उनसे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बस एक छोटा सा काम मुझे पहले और करना है, मैंने प्रूव करना है कि ये एंगल भी थीटा है। बहुत सिंपल, आपको एक लाइन मैंने बोली थी, लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स is always equal to angle between their perpendiculars। बार बार बोला बेटा मैंने, बहुत बार। जिन बच्चों को नहीं याद बेटा लिख लो दोबारा से। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो बेटा इसका परपेंडिकुलर ये हुआ और इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, तो जितना एंगल इन दो लाइंस में है उतना ही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स में भी है, तो ये एंगल भी थीटा है। होप कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और भी तरीका है प्रूव करने का। ये पूरा एंगल कितना, मान लो ये 30 है बेटा, लेटर से मान लो 30 है, ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो फिर ये कितना बचा? 60। वेरी नाइस। चलो अब ये भी पूरा 90 है और इतना 60 है, तो फिर ये क्या बचा? 30। तो सेम आ गया, जैसे मर्जी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, बट इजी मेथड इज ऑलवेज रिमेंबर एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। फिजिक्स में कई बार यूज हो जाएगा बेटा, +2 में भी यूज होता रहेगा। चलो ठीक है। अब अगर तो वेक्टर्स बेटा हो सीधे सीधे, सीधे सीधे मतलब वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, फिर बात खत्म हो गई बेटा। वर्टिकल को वर्टिकल से मैच करो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, एंड सो ऑन, इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारा एक वेक्टर तो ठीक है, वर्टिकल है mg, बट ये दो थोड़े से इधर उधर घूम रहे हैं, इनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। वेरी नाइस। तो इसका मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा ऐसे, और ये वाला कंपोनेंट आएगा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, तो इधर साइन आएगा, n साइन थीटा, और इधर को आएगा बेटा n कॉस थीटा। हाँ जी, नोट्स में r लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने बोला था शुरू में, r भी लिख सकते हैं, नोट्स में r लिखा हो, r लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। r और n दोनों चलते हैं, दोनों लिखे रहते हैं बुक्स में। चलिए, स्मॉल r इज फॉर रेडियस, कैपिटल R फॉर रिएक्शन, राइट? ओके, तो r भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी।
चलिए अब इसके भी बेटा हमने दो पार्ट्स करने, ये भी उल्टा पुल्टा है। इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इधर तो एंगल बन गया ना, तो यहां पे लिखेंगे म्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। वर्टिकल पार्ट को क्या लिखेंगे, एक इधर को आएगा ना रेक्टेंगल, इसका बेटा नीचे को बनेगा एक कंपोनेंट। हाँ जी, ये आएगा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इंटू साइन थीटा। सो इजी, कोई मुश्किल नहीं था। डायग्राम पूरा हो गया। दोबारा देख लो अपने डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ किया। पहले एक इंक्लाइन ड्रॉ कर दिया, रोड बना दिया, पीछे से कार आ रही है ऐसे, और रोड का आउटर साइड थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया गया है, उसी को बोलते हैं बैंक्ड कर्व। चलिए अब कार आ रही है बाहर को। वैसे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसी भी सरफेस को नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल मतलब यूं होनी चाहिए थी, पर ये सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन आपने इधर को दिखाना है। वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तो हमेशा नीचे को होता है। जब कार सर्कल में घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को इधर खींचती है, बट इधर को नहीं जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो कार चाहती है कि मैं इधर को चली जाऊं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट फ्रिक्शन उसको जाने से रोकेगी अपोजिट टू इट। और फ्रिक्शन, क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है कार की मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है, तो स्पीड कितनी है ऑब्वियस है बेटा, फिर हमें निकालना है फ्रिक्शन का भी हाईएस्ट वैल्यू यूज करना है। ओके, तो फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू स्लाइडिंग का, स्टैटिक का होता है म्यू एस इंटू एन, विच वी कॉल ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये वेक्टर mg जो था वो तो वर्टिकल था, जो बाकी के दो वेक्टर इधर उधर हैं उनके आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कर देने हैं। तो जिधर थीटा होता है उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन, इसका इधर के परपेंडिकुलर साइन। तो वर्टिकली बेटा कार ना तो ऊपर गई ना नीचे आई, तो वर्टिकल फोर्सेस आपस में कैंसल आउट होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दो ही है, देखो, एक तो है एन साइन थीटा और एक है म्यू एस एन कॉस थीटा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ये कैंसल आउट नहीं होंगे, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो ये दोनों फोर्स मिलके एडअप हो जाएंगे। बट इधर को हमें एक फोर्स चाहिए ना सर्कुलर मोशन के लिए। कार को अगर आपने ऐसे चलाना है तो आपको एक फोर्स चाहिए ना टूवर्ड सेंटर, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम लिखते हैं mv स्क्वायर बाय r। तो मैं लिख रहा हूं अलोंग हॉरिजॉन्टल, along horizontal n sin theta प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, ये दोनों फोर्स मिलके प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर बाय r। v को मैं v मैक्सिमम लिख देता हूं पहले, क्योंकि फ्रिक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड आएगा। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली सारी फोर्सेस कैंसल आउट होनी चाहिए। तो नीचे को दो फोर्स है, क्या क्या, mg और म्यू एस एन कॉस थीटा, और अपवर्ड एक ही फोर्स है, अच्छा गलत लिख दिया, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, अपवर्ड एक ही फोर्स है। ये दोनों फोर्स मिलके एन कॉस थीटा को कैंसिल करेंगे, या यूं कहिए mg इक्वल टू, इसको राइट पे ले आओ बेटा, इसको राइट पे ले आओ तो आएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, पहले भी किया था यही हमने, डिवाइड 1/2। इसको यहां से हटा देते हैं, थोड़ा तंग करेगा, रास्ते में आ रहा है। लेवल्ड कर्व का फॉर्मूला जो था उससे तो कंपैरिजन करना है ना हमने बाद में, तो मैं ये भी लिख के रखता हूं। लेवल्ड कर्व पे हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड आई थी दैट वाज इक्वल टू म्यू एस
इंटू आर इंटू जी, आर इंटू जी इंटू म्यू एस था बेटा। यहां पे देखते क्या आता है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, मास मास कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन r, और ये g तो नीचे आएगा, m m कैंसिल, इन दोनों का भी n n बाहर निकाल लो बेटा, n n कॉमन कर दो, n साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, नीचे भी n कॉमन, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, n से n भी कैंसिल। अब एक स्टेप याद रखना है, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर डेरिवेशन कैसे रटनी है, रटनी नहीं होती बेटा, इसमें स्टेप याद करने होते हैं, डायग्राम के स्टेप याद करने हैं, डायग्राम 2 3 4 बार 5 बार बना के देख लेंगे, याद हो जाएगा। डायग्राम याद हो गया, इसके बाद बेटा यहाँ पे आपने फोर्सेस को वर्टिकल से इक्वेट किया था, हॉरिजॉन्टल को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखना है, उसमें याद रखना है कि डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके क्या आएगा वो थोड़ी रट्टा मारेंगे बेटा, इतना दिमाग में जीबी नहीं है, इतनी मेमोरी थोड़ी होती है कि सारे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर n से n कैंसिल किया, अगला स्टेप याद रखना है, स्टेप याद रखेंगे, बाकी नहीं याद करना कि क्या आया था। स्टेप ये है बेटा कि हमें कॉस थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कॉस थीटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। लो जी, होप टिक दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अपने पास आया बेटा v मैक्सिमम स्क्वायर, आर जी को भी इधर ले आओ साथ में, आर जी, इनको दोनों को कॉस से डिवाइड करना है, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, कॉस बाय कॉस होता है 1, बहुत अच्छे, कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस tan थीटा। तो अगर मुझे सिर्फ v मैक्सिमम निकालना है तो ये r स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने का मतलब है रूट लगाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है वो इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब सोचने की बात है कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो, यहां फॉर्मूला था सिर्फ आर जी इंटू म्यू एस, यहां पे भी है आर जी इंटू म्यू एस प्लस समथिंग, प्लस समथिंग मतलब म्यू एस से थोड़ा सा आंसर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो इसके था 1, यहां पे 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, 1 माइनस समथिंग, आपको बताया म्यू एस की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, 0.2 0.3, डेसिमल में आएगा। और ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना, ये भी थोड़ा सा ही होता है बेटा, ये थोड़ा कि ऐसे कर देंगे रोड को फिर तो कार नीचे नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा ही होता है, तो tan थीटा की वैल्यू भी डेसिमल समथिंग आएगी, डेसिमल वाला नंबर इंटू डेसिमल वाला नंबर वो डेसिमल में आएगा, तो 1 से हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, बट ये पक्का है कि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो आंसर इससे बड़ा आएगा, नो डाउट। तो जो कर्व्ड, जो बैंक रोड है ना, बैंक रोड यानी कि कर्व पे अगर हम बैंकिंग कर देंगे तो हम वहाँ पे कार को ज़्यादा स्पीड से चला सकेंगे। ये देखा है आपने वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, उस वीडियो में यही था कि कार जो रेसिंग कार्स हैं उनको बेटा बहुत स्पीड पे चलाना है तो उनको रोड बैंक करना पड़ेगा, तभी उस स्पीड से उस टर्न को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चलिए स्टेप्स समझ आ गए सारे। वर्टिकल फोर्सेस वर्टिकल से इक्वेट, 2 फोर्स नीचे थे प्लस किए इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल नहीं होंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए हमें, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, तो इन दोनों फोर्स को ऐड किया इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिख दिया, बस डिवाइड किया, एन एन कैंसिल किया, एक स्टेप क्रूशियल था बस जो ये रट्टा मारना है, याद रखना है कि कॉस थीटा से डिवाइड भी करना है, ऑब्वियस है स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए रूट तो लेना पड़ेगा,
तो आंसर आ जाएगा। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया पिछले जो हमने 2 केस किए उनका डेरिवेशन आने के चांस नहीं है, उन पर न्यूमेरिकल आता है पेपर में। ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि डराइव द रिलेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स तक करता है और कई स्कूलों में आएगा। इस पर कभी कभी थोड़ा सा एक एडिशनल स्टेप पूछ लेते हैं। एडिशनल स्टेप क्या पूछेंगे, ये मैं रब कर रहा हूँ बेटा, नीचे वाला पार्ट आप लिख लेना अपने आप, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। एक ऐसा स्टेप पूछ लेते हैं कि ऑप्टिमम स्पीड निकालिए, क्या आएगी। स्टेप होगा ऑप्टिमम स्पीड निकालिए कितनी है। तो ऑप्टिमम का मतलब है वो स्पीड जिसमें कार जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। कार के अगर टायर्स, बेटा मैं तो फिजिक्स का बंदा हूं ना, मैं तो उसी हिसाब से कार को चलाता हूं, फिजिक्स के हिसाब से। कार को ना तो सडनली एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करके ना, हाँ जब दिखाना है कि मैं लड़का हूं, उधर एक लड़की जा रही है, फिर उस केस में तो मुझे भी दिखाना, देखिए मेरी तो जो है ना कार, जब मैं चलता हूँ रेड लाइट पे ना, तो वो यूं भी करती है। तो ये करके दिखाते हैं, आप देखा होगा ना रेड लाइट पे ना, कोई कोई कार जो है वो अभी अभी सिग्नल नहीं हुआ, वो क्या करेगा, कार को ना थोड़ा सा पीछे से कभी यूं कभी यूं कभी यूं यूं करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कार कैसे कर रही है। तो बॉयज थोड़े से क्रेजी होते हैं, वो थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, बाकियों से अलग हूँ, मैं कुछ आइटम अलग हूँ, डिफरेंट हूँ। तो कुछ उल्टा सीधा, कभी वो बुलेट लेके आएंगे जिसमें पटाखा चलता है, एंड सो ऑन। तो आपके भी आसपास में काफ़ी ऐसे घूमते होंगे। वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटा, जिसको कुछ और नहीं आता वो फिर कैसे दिखाए कि मैं डिफरेंट हूँ, है ना। समझ गए होंगे। जिसमें मेरा दम है, जिसमें जिसके अंदर कोई गुण है, वो अपने आप दिख जाएगा कि हाँ यार ये बच्चा तो यूनिक है, वो लोगों को ऐसे ही दिख जाता है। तो जो वैसे अदरवाइज नोटिस में नहीं आते, वो फिर ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं, या फिर कार को बहुत तेज ला के एकदम से रोकते हैं। तो कार पापा ने लेके दी है ना, मेरी कार तो मैंने खुद खरीदी थी, तो मुझे पता है कि फिजिक्स के हिसाब से चलाओ तो कार जो है बेस्ट परफॉर्म करेगी। मेरी कार के जो टायर चेंज होते हैं वो 75,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं, और जिनके घर में बेटा ऐसे वाले नमूने हैं, उनकी कार के टायर जो हैं वो 30,000 35,000 पे चेंज हो जाते हैं। रीज़न एकदम से ब्रेक मार देना, एकदम स्पीड अप कर देना। मैं बता रहा था ऑप्टिमम स्पीड, किस केस में कार के टायर्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो टायर घिसते क्यों हैं, आप जानते हैं, टायर घिसते हैं फ्रिक्शन से। तो एक ऐसी स्पीड भी है कि आप फ्रिक्शन को यूज ही ना करो। जो ऐसे वाला कर्व्ड होगा ना बेटा, बैंक्ड वाला, उसके यहाँ पे ना एक स्पीड लिखी होती है, जैसे लिखा होता है सर्कल में 30। सर्कल वाले साइन वार्निंग साइन नहीं है, सर्कल वाले साइन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो टू बी फॉलोड है, मतलब ये आपकी मर्जी है। चलो 40 पे कोई बात नहीं है, 40 में मुड़ जाएगी, कुछ नहीं होता। 30 मतलब आपका एक्सीडेंट भी नहीं होगा, आप अपनी साइड पे बने रहेंगे। कहीं दूसरे की साइड में आ जाते हैं, बेटा मुड़ना था यहाँ पे अंदर की साइड पे, पहुँच गए किसी और की जगह पे, तो एक्सीडेंट होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन ये सो कॉल्ड साइंस होते हैं कि आप इस स्पीड से अगर चलाओगे तो फिर कार बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, राइट। तो पेट्रोल पंप पे भी लिखा होता है कि आप अपने कार का माइलेज बेस्ट कैसे ले। तो अभी टायर की बात आ रही है, तो टायर घिसते हैं फ्रिक्शन से। तो एक ऐसी स्पीड भी है जिसमें फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही मुड़ जाएगी कार। उस स्पीड को बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड। निकालना बहुत आसान है, आप डेफिनेशन अपने आप लिख लेना। ऑप्टिमम स्पीड डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन इज द स्पीड एट विच द वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब टायर का घिसना, द स्पीड एट विच वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स इज मिनिमम। देखो बेटा आगे को तो चलना ही है, उसके लिए फ्रिक्शन चाहिए। जो ये साइडों को कार जा रही थी उसमें फ्रिक्शन ना यूज करो, फ्रिक्शन नहीं यूज करोगे टायर कम घिसेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, कार आपकी है, मेरी थोड़ी है। ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड जिसपे कार के टायर्स का वियर एंड टियर घिसाई सबसे कम होगी।
तो वो स्पीड क्या है, उसके लिए फ्रिक्शन ना यूज करो। तो वो स्पीड है v ऑप्टिमम इक्वल टू रूट ऑफ, बेटा म्यू नहीं यूज किया तो आपको म्यू एस भी नहीं चाहिए ना, तो म्यू एस वाला टर्म को जीरो पुट कर दो। इसको जीरो पुट किया तो न्यूमरेटर में आएगा आर जी टेन थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस म्यू एस को जीरो पुट किया तो 1 माइनस जीरो 1, तो डिवाइड बाय 1, तो डिवाइड बाय 1 क्यों करना, छोड़ो पहले, यही ठीक है। तो ये आ गया बेटा ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला। इस स्पीड से अगर चलाओगे, यहां पे नहीं चलेगी, इसी केस में चलेगी। इस स्पीड से अगर कार को चलाओगे बैंक रोड पे, तो टायर का वियर एंड टियर सबसे कम होगा। चलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट पार्ट फॉर टुडे, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। यानी एक तो होता है कि मैं इसको ना हाथ से पकड़ के ऐसे खुद ही घुमाना शुरू कर दूं, खुद नहीं घुमाना बेटा। जो हाथ है, जो इसका सपोर्ट है, मान लो ना हमने दीवार में एक कील गाड़ दी, दीवार में हमने एक ना नेल इंसर्ट कर दी, और इस नेल के साथ हमने धागा बांध दिया, और थ्रेड के साथ बेटा फिर बांध दिया हमने इसको पेंडुलम को, राइट, ऐसे है इसको। अब मुझे अगर तो मैं इसको बेटा थोड़ी सी स्पीड देता हूं, लाइक दिस, थोड़ी सी स्पीड दूंगा तो ये वापस आ जाता है बेटा, है ना। हमें एक ऐसी स्पीड निकालनी है कि इसको कितनी वेलोसिटी दे कि ये चक्कर पूरा कर जाए। यानी यूं पकड़ा हुआ था ना, कितनी स्पीड दे ताकि ये चक्कर पूरा कर जाए। तो वो मिनिमम स्पीड कितनी है वो डिटरमिन करनी है, उसको हम बोलते हैं कई बार क्रिटिकल वेलोसिटी। लंबा लिखना है तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सर्कल। हाँ, उससे ज़्यादा भी देंगे तो भी चक्कर तो पूरा ही होगा। हमने खुद से नहीं घुमाना है इसको, नेल बांधा, नेल है यहाँ पे दीवार में, नेल में एक थ्रेड अटैच कर दिया और नीचे एक पेंडुलम जैसे मास है ये अटैच कर दिया। तो इसको कितना स्पीड दिया जाए ताकि चक्कर को अपने आप पूरा कर ले, तो वो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा भी होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1, क्योंकि हम खुद नहीं घुमा रहे। तो जब ये ऑब्वियस है ऊपर को चढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी को क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। जब ये ऊपर को जाएगा अपने आप तो वेलोसिटी को क्या होगा, देखो ना, जब इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, यहाँ पे जाके रुक भी तो जाता है ना, रुकना मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। हाँ, ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो वो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा और स्पीड से फेंकेंगे तो ये चक्कर पूरा करके आता है बेटा, राइट। लेकिन जैसे जैसे ऊपर को जाता है वेलोसिटी कम होगी। बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने ठीक लिख दिया है। तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होके लेटेस्ट से रह गई v2। मैंने ये बड़ा ड्रॉ किया है v1, ये v2 मैंने छोटा ड्रॉ किया है, ऊपर जाके स्पीड कम हो जाएगी। चलो, अब जो धागा है, थ्रेड में मेरा टेंशन होगी, पक्का है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, मैंने ये भी बताया आपको। तो यहाँ पे टेंशन था T1। हाँ, पुली वाला केस नहीं है कि हर जगह टेंशन सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ऊपर खींचती है, यहाँ पे नीचे खींचती है, वो भी चेंज होती जाएगी। तो टेंशन सेम नहीं रहेगा, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। ओके, सो लेट अस से यहाँ पे जो टेंशन था अपवर्ड्स वो है T1, और जब ये ऊपर चला गया बेटा, अगर जा सका तो यहाँ पे आके टेंशन हो गया T2। इस टेंशन को मैं T2 लिख रहा हूं। हाँ, वेट दोनों बार ऑब्वियस है, नीचे को आएगा ना, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी हमेशा, और वेट हमेशा सेम भी रहेगा। तो यहां पे भी वेट नीचे को mg। अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, दोनों के इक्वेशन लिखने हैं। बहुत सिंपल है। पहले मैं यहां की बात करता हूं, इसको पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी लिख लेते हैं। फोर्सेस लिखते हैं बेटा,
एट पॉइंट ए पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर को चाहिए जो कि इनके कॉम्बिनेशन से आनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की ओर चाहिए, तो बेटा ऑब्वियस है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट नेट फोर्स, क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस करने पड़ते हैं, तो माइनस करने पे जो बड़ा होता है दोनों में से उधर कोई रिजल्टेंट आता है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड चाहिए, तो T1 फोर्स होगा बड़ा और mg होगा छोटा। तो आप T1 में से mg माइनस करो, ये नेट फोर्स आ गया अपवर्ड्स। इसने प्रोवाइड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स mv1 स्क्वायर बाय रेडियस। होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे बैंक रोड में ना इधर को दो वेक्टर थे, एक तो था बेटा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, एक फ्रिक्शनल कॉज कंपोनेंट, तो दोनों को हमने ऐड किया, वो मिलके इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे थे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे वाले वेक्टर नहीं देनी बेटा, ऐसे अपोजिट है आपस में, उनसे मिलना है। तो इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये वेक्टर माइनस होने हैं, तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे, लेकिन हमें रिजल्टेंट टूवर्ड सेंटर चाहिए, तो T1 बड़ा होगा mg से। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बी पे आ जाइए बेटा। एट पॉइंट बी पे भी दो फोर्सेस हैं लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इस बार लिखेंगे T2 और mg, ये दोनों मिलके इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v1 नहीं है, यहाँ पे कम होके v2 हो गई है, तो mv2 स्क्वायर बाय r। तो हमें निकालना है कि मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए। तो मिनिमम स्पीड बेटा इतना होना चाहिए कि यहाँ पे तो ऑब्वियस है, क्योंकि ना यहाँ तो टेंशन चाहिए चाहिए। वेट mg सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी दे देगा, वेट mg नहीं दे पाएगा, टेंशन नहीं देना है, तो यहाँ पे तो टेंशन अच्छी खासी होगी, लेकिन हम एक पॉइंट ऐसा है अपने पास पॉइंट बी जहाँ वेट एग्जैक्टली नीचे को है, तो हम इतनी स्पीड दे दें कम से कम कि ये टॉप तक पहुंच जाए। टॉप पे जाके जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना उसका काम, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वेट से ही पूरी हो जाए, उतनी स्पीड में रखनी है। यानी कि यहाँ पे जाके इतनी स्पीड बने कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो वेट से पूरा हो जाए, टेंशन का जरूरत ना पड़े। तो उस वक्त उस कंडीशन में जो स्पीड है ना नीचे बॉटम पे चलने की, वो मिनिमम स्पीड होगी। हाँ, उससे ज़्यादा स्पीड करेंगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ वेट से आ जाएगा, थोड़ा टेंशन भी हो जाएगा। हमने मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसी वेलोसिटी रखेंगे यहाँ पे ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वेट से ही मैनेज हो जाए, टेंशन की हमें जरूरत ना पड़े। तो फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी v1 इक्वल टू v क्रिटिकल, जब अगर v1 का वैल्यू लोएस्ट वैल्यू आपने कर लिया, उस टाइम टेंशन जो टॉप पे है T2 वो हमें रिक्वायर नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेट से ही मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर वेट से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स, T2 को 0 पुट किया बेटा, क्या आएगा mg इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाय r, मास से मास कैंसिल, तो बेटा v2 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू gr, यानी कि v2 आ गया रूट ऑफ gr। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन तो टॉप पे स्पीड आई कि टॉप की स्पीड क्या होनी चाहिए, हमें निकालना बॉटम पे। हमें जब ये सबसे नीचे था उस टाइम हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये चक्कर पूरा कर जाए, राइट। यहाँ पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, तो v1 निकालना है। तो v1 निकालने के लिए अपने पास ना एक ट्रिक है छोटा सा, मैंने बोला था कि स्टेप याद करने, बस स्टेप याद हो गए, मेरा डेरिवेशन याद हो गई। तो वो ट्रिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ेंगे, वैसे अगला चैप्टर आ रहा है वर्क ऑफ एनर्जी में, पहले पढ़ा हुआ आपने। टोटल ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह छोड़ दें, उनका सम जो है वो सेम रहता है। तो निकालना मुझे v1 है, अभी तो v2 आया है,
हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व करा दो बेटा, उससे आंसर आएगा। पॉइंट ए की बात करें पहले। पॉइंट ए पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम should be same as sum of kinetic plus potential energy at point B। मेरा ख्याल इसमें कोई टिक तो नहीं है, पुराना फॉर्मूला है, 9th क्लास में यूज करते थे। इसको लिखेंगे तो बेटा V1 निकल आएगा। चलो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, ऐसे कर लेते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे, फॉर्मूला याद है ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m v1 स्क्वायर। और यहां से उठना शुरू हुआ था ऊपर को, इसको आप ग्राउंड लेवल मान लो या जीरो लेवल मान लो। यहां से चलना शुरू हुआ था तो अभी तो इसकी हाइट थी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट यानी जीरो था। टॉप पे पहुंच गए, टॉप पे बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v2 स्क्वायर, और ये कुछ हाइट पे भी चला गया। कितनी हाइट पे चला गया, चैट बॉक्स पे लिखिए हाइट कितनी हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई वो भी लिख दीजिए जरा एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है। mg इंटू एच की जगह लिखेंगे 2r। चलो ये तो खत्म बेटा, ये थोड़ी आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, मास मास भी कैंसिल करो, m m m चक दो बेटा सारे। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करो, v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 लगा तो आएगा 2 से 2 कैंसिल, v2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4gr। अब v2 स्क्वायर क्या था, v2 स्क्वायर वाज g इंटू r। वेरी नाइस, तो ये हो गया बेटा 5gr। तो दैट मीन्स v1 का वैल्यू क्या आएगा, रूट ले लो, रूट 5gr। कोई मुश्किल नहीं था, इजी। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और mg ने मिलकर प्रोवाइड करनी है, तो टेंशन में से mg माइनस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, वेट और T2 दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया। लेकिन वेलोसिटी यहाँ v1 यूज करनी है, और यहाँ पे आके वेलोसिटी v2 होगी। गलती मत करना, कहीं यहाँ भी v1 डाल देते हैं, थोड़ा स्टेप गलत हुआ सारा गलत हो जाएगा। हमने निकालनी है मिनिमम स्पीड कितनी रखी जाए, तो मिनिमम स्पीड ये हो सकती है कि यहाँ पे जाके ना वेलोसिटी ऐसी हो जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वेट से ही चल जाए, टेंशन का जरूरत ना पड़े। तो टेंशन T2 को 0 पुट करो, यहाँ से V2 आ जाएगा। फिर एनर्जी कॉन्जर्वेशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेट कर दीजिए, V2 का वैल्यू पुट करिए और V1 निकल आएगा। कभी कभी टीचर पूछ लेते हैं कि इस सिचुएशन में यहाँ पे टेंशन 0 थी, यहाँ पे आके टेंशन क्या होगा, यानी कि T1 का वैल्यू उस केस में क्या होगा। वेरी इजी, T1 इक्वल टू क्या लिखा हमने, T1 माइनस mg इक्वल टू m v1 स्क्वायर, v1 का स्क्वायर कर दीजिए बेटा, 5gr डिवाइड बाय r, r से r कैंसिल, इधर 5 mg है, 1 mg और ले जाओ उधर बेटा। इस केस में टेंशन मिलेगी आपको बॉटम पे 6 mg, बॉटम पे टेंशन 6 mg। अगर मिनिमम स्पीड से फेंका आपने, हाँ स्पीड बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, फिर टेंशन बढ़ता जाएगा यहाँ पे T1, और एक टेंशन ऐसा भी होगा जहाँ पे जाके ये टूट जाएगा। चलिए इसके बाद एक वीडियो आ रहा है, उसमें जैसे आपने हॉट व्हील्स वाली कार्स चलाई होगी सभी ने, वो आगे जाके एक सर्कल में घूम जाती है, ऐसे रोलर कोस्टर भी होता है एक, पहले टक 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 करके आपको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर आपको यहाँ से एक डाउनवर्ड डिसेंट पे डाल देंगे, फिर आगे जाके ये डिसेंट जो है वो एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। बंदा सोचता है कि गिर तो नहीं जाएंगे, नहीं गिरेंगे बेटा। याद है ना आपको वो पानी वाला एक्सपेरिमेंट ग्लास में किया था हमने, ग्लास को घुमाया था, पानी नहीं गिरा, तो आप भी कहाँ गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, क्योंकि टेंशन की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं वो वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, इस टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेट से ही मिल जाती है। तो उसका यही फॉर्मूला है, आपको बस स्पीड ये जो है ना √5 GR इससे ज़्यादा रखनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके नहीं गिरेंगे, चक्कर पूरा हो जाएगा आपका सही, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एक वीडियो पहले आएगा छोटा सा इसके बाद, एंड आफ्टर दैट लॉग इन टू योर जूम अकाउंट जो आपको मैंने क्रेडेंशियल भेजे हुए हैं, तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।